नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल। दोस्तों कल के वीडियो में हमने बताया था जो वैदिक काल स्टार्ट हुई है उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो प्री वैदिक वैदिक पीरियड की बात करेंगे हम लोग और पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल का जो हमने कल देखा था यानी कि 1500 से लेकर के 1000 BC तक का जो काल है वो हम लोग पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। तो इसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि उस टाइम पे जो पूर्व वैदिक काल था तो उस टाइम की लाइफ व्यवस्था कैसी थी, उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उसका आर्थिक जीवन कैसा था और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। क्योंकि कोई भी दोस्तों सभ्यता जब होती है, सभ्यता का जब विकास होता है तो वहां पे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम लोगों की जो कोई भी चीज़ लेन देन कैसे होता है, वहाँ पे हम लोग की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है ना। तो यहाँ पे हम लोग किस देवी देवता को मानते हैं या हमारी पूजा करने की पद्धति किस टाइप की है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये सभी चीज़ मिलकर एक सभ्यता का निर्माण करती है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में वहाँ की राजनीतिक जीवन कैसी थी, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन कैसी थी, ये सभी चीज की चर्चा आज हम लोग अपने क्लास में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग देखते थे राजनीतिक जीवन वहाँ का कैसा था। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे सभी क्या थे कि एक कबीला टाइप का था उनका। जैसे कबीला टाइप का क्या होता है कि कहीं कहीं जगह में जहाँ पे कुछ जगह होते हैं वहाँ पे कुछ लोग बस जाते हैं तो उसी को बोलते हैं कबीला। जैसे अपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा कि वो कबीला का सरदार था। तो कबीला का सरदार का मतलब उनका जीवन कोई निश्चित नहीं होता है, अयावर टाइप का जिंदगी जीते हैं, वैसा ही होता है। तो कबीलाई जीवन था। तो कबीलाई जीवन को हम लोग जन बोलते थे दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। वहां अगर राजा की व्यवस्था यानी कि राजतंत्र, तो वो ऐसा नहीं था कि राजतंत्र बहुत ही बृहद रूप में था या उसको हम लोग मौर्य राजा से तुलना करें, ऐसा नहीं था। वो किसी एक व्यक्ति जो गण्यमान्य व्यक्ति उस टाइम पे हुआ करते थे उनको वहां पे राजा लोग मान लेते थे, जिसको हम लोग राजन बोलते थे। और उनके पास सीमित अधिकार थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अधिकार है, सारा काम अकेले कर रहा है, ये जो भी डिसीजन, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास भी सीमित अधिकार थी। अब सीमित अधिकार तो इसका मतलब ये था कि राजा के सहायता के लिए भी कुछ ना कुछ लोग रहते थे वहां पे, कुछ ना कुछ संस्थाएं थी, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी। तो वहां पे 3-4 चीज थे। जैसे एक समिति बनाई जाती थी, एक सभा होता था, दूसरा विधेय होता था और चौथा हमारा गण होता था। तो ये 4 जो चीज थी जो राजा के, जैसे राजा खुद डिसीजन कोई नहीं ले सकता था तो वो समिति के माध्यम से, सभा के माध्यम से या विधेयक के माध्यम से या गण के माध्यम से वो क्या करता, कोई ना कोई डिसीजन लेता था और उसी को वहां पे लागू किया जाता था। तो समिति का मतलब उस टाइम पे क्या होता था, तो समिति का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आम सभा होता था। आम सभा का मतलब इसमें सभी लोग भाग ले सकते थे, ऐसा सभा था, यानी कि उसको समिति बोलते थे। वहां पे सभा की बात करें तो सभा क्या था, कुलीनों की सभा थी। कुलीनों का सभा का मतलब क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे या जो उच्च वर्गीय लोग जो होते थे या धनी मनी जो लोग होते थे उनकी एक सभा होती थी जिसको हम लोग कुलीनों की सभा बोलते थे। विधेय क्या था कि दोस्तों वहां पे विधेय का मतलब आप समझिए क्या होता था कि बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। ऐसा थोड़ी कि एक कबीला रहा होगा। तो उन कबीला में क्या है कि आपस में क्या होते थे कि लड़ाई होते थे, युद्ध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। तो उसमें क्या होता था, एक दूसरे को सब क्या करते थे, नुकसान पहुंचाते थे और एक दूसरे का सामान लूट लेते थे। तो विधेय क्या था कि उस लूटे हुए जो कोई भी चीज जो वस्तु होती थी उसका बंटवारा करने का निर्णय यही लेता था। और जो उपज होती थी, जैसे कृषि हुआ, उसके जो उपज है तो इसकी बंटवारा का जो जिम्मा होता है ये विधेय करती थी। गण क्या था दोस्तों, तो गण क्या था, गण कुलीनों का एक सभा था। गण क्या था, कुलीनों की सभा। तो गण कुलीनों की सभा का मतलब ये है कि यह जो सभा थी और ये दोनों लगभग सेम ही थे। तो यानी कि गण और सभा दोनों क्या है, कुलीनों की सभा थी। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। और राजा को जैसे हेल्प करने की दृष्टिकोण से या सहायता करने की दृष्टिकोण से कुछ जो है अधिकारी नियुक्त होते थे। उन अधिकारी को उस टाइम पे रत्नीन कहते थे। उस टाइम पे वे अधिकारी
को हम लोग रत्नीन कहते थे और रत्नीन कहलाते थे। उस टाइम पे कुछ अधिकारी में कौन कौन होते थे, जैसे पुरोहित वर्ग जैसे जो जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराते थे वो, सेनानी मतलब सेना का जो प्रमुख होता था, पूरब भी एक सेना ही होता था। पूरब का मतलब जो जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये पूरब भी एक सेना का ही अंग होता था। और अस्पस का मतलब होता है जो गुप्तचर टाइप के होते थे, उसको हम लोग अस्पस बोल सकते थे। तो ये थोड़ा सा सेना के ही दोनों रूप होते थे। और क्योंकि उस टाइम पे अस्थाई सेना तो रहती नहीं थी, जो भी सेना थी उसको थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे जो युद्ध वगैरह होते थे उसी टाइम पे वो जो सेना का गठन किया जाता था, बाकी क्या गठन हटा दिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों सेना का ही रूप है। अस्पस का मतलब जो गुप्तचर होते थे, यहाँ वहाँ की खबर दिया करते थे, उसको अस्पस बोला जाता था। सेना दोस्तों उस टाइम पे नियमित नहीं थी। नियमित का मतलब क्या है कि सेना वहां पे नहीं रखी जाती थी। जब युद्ध वगैरह होता था तो उस टाइम पे सेना नियुक्त किए जाते थे, और काम नहीं है तो विघटन कर दिया जाता था। और इस तरह से सभी अपने अपने निजी जिंदगी में जीना शुरू करते थे। उस टाइम पे बलि शब्द एक यूज हुआ है। तो बलि का मतलब ये होता था कि जो यहाँ पे राजा थे, तो राजा को क्या होता था, उस टाइम पे तो मुद्राएं चलती नहीं थी, बहुत सारी चीजों का हुआ नहीं था, मेन था पशुपालन था। तो पशुपालन से ही लोग अपनी स्वेच्छा से राजा को कोई भी पशु दान करते थे या दे देते थे, उसी को ही दिया गया कर बोलते थे। उस टाइम पे कर यही था, और उसी को हम लोग बलि बोलते थे। ऐसा नहीं कि बलि प्रथा मतलब काट कर किसी को दिया जाना, ऐसा नहीं। ये राजा को दिया गया मतलब बलि के रूप में उसको बलि बोलते थे, यानी कि बलि के रूप में राजा को भेंट करना, इस तरह से स्वेच्छा से होती थी। दोस्तों न्याय का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वेद की चर्चा करें तो वेद में न्याय की जो व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ रही है। लेकिन अभी हमारे पुरातत्व विभाग से ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो यहाँ तक हम लोग राजनीतिक जीवन उनका देख सकते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनका हम लोग कि समाज क्या था उस टाइम पे, समतावादी था। तो समतावादी को समझेंगे कि समतावादी क्या होते थे। समतावादी का मतलब क्या था कि जब वहां पे पैसे नहीं थे, लेन देन के लिए कोई पैसे नहीं रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई ना ही ऊंच होते थे और कोई ना ही निम्न होते थे। इस तरह से जो व्यवस्था थी समाज की वह समतावादी थी। वहां पे अगला हम लोग बात करें तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। इसका मतलब वहां पे जो जिस टाइप का कर्म करते थे उसी कर्म के आधार पर उनको क्या होता था कि जैसे बढ़ई का काम करते थे तो बढ़ई बोला जाता था, नाई का काम करते थे तो नाई बोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जन्म के आधार पर, क्योंकि जब हम लोग ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइम पे यह फील होता है कि जैसे एक बच्चे का वहाँ पे अगर चर्चा है तो वो कहता है कि मेरे पिता कृषक है और मेरी माँ बढ़ई है, इस तरह से आता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी किसी जाति से बिलोंग्स नहीं करते थे। तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म के आधार पर थी, जिसको 9वें मंडल में सम्मिलित किया गया है। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त दिखाई देता है, जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। जो क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट और 10वां जो मंडल है वह जो है नई जोड़ी गई थी, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। उस टाइम पे दोस्तों दास प्रथा थी, लेकिन दास प्रथा ऐसा नहीं था कि हम लोग खरीद बिक्री करते थे। जैसे हम लोग अपने कुछ कामों के लिए दास को क्या करते थे, अपने पास रखते थे और उनसे कुछ काम वगैरह करवाते थे। ऐसा नहीं कि दास प्रथा जैसा अंग्रेजों के टाइम पे था, ये व्यवस्था उस टाइम पे नहीं थी। अगर परिवार की बात करें तो परिवार और कुल यह सबसे छोटी इकाई थी। छोटी इकाई का मतलब क्या होता है कि यह सबसे निम्न व्यवस्था थी, जिसको हम लोग परिवार बोलते थे। परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे घर ऐसे देखे गए हैं जो बड़े बड़े घर देखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े घर होने का मतलब क्या होते थे कि सभी लोग संयुक्त रूप से उस घर में रहा करते थे। तो ऐसा मान सकते थे कि उस टाइम की जो व्यवस्था थी एकांकी न होकर के संयुक्त थी, जो कि देखने को मिल जाता है। और उस टाइम पे स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी स्थिति थी। तो लेकिन जो परिवार का जो मुखिया होता था वो उसके पिता होते थे, यानी कि पितृ शतात्मक जो है व्यवस्था उस टाइम पे थी।
लेकिन स्त्रियों को क्या था कि उपनयन संस्कार भी, क्योंकि अभी हम लोग 16 संस्कार पढ़ेंगे, तो 16 संस्कार में एक सबसे बेहतरीन होता है उपनयन संस्कार, जिसको हम लोग शिक्षा से रिलेटेड बोल सकते थे। तो शिक्षा का अधिकार भी वैदिक पीरियड में था। तो इस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार वैदिक पीरियड में बहुत ही सुदृढ़ रहा है, और स्त्रियों की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे पुनर्विवाह की इजाजत थी और नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है कि जिस स्त्री की पति अगर डेथ कर गया है, यानी कि मर गया है किसी कारणवश, तो उसे अपने देवर से शादी करने का भी अधिकार था। तो उस टाइम पे पुनर्विवाह यानी कि विधवा विवाह या पुनर्विवाह या नियोग प्रथा भी थी, लेकिन बाल विवाह की चर्चा उस टाइम पे नहीं थी और ना ही दहेज प्रथा की चर्चा थी। तो उस टाइम पे ना ही दहेज प्रथा थी और ना ही बाल विवाह का चर्चा है उस टाइम पे। तो इस सभी का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ये है गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये जितने भी हमारे जो उपनिषद वगैरह है, इन सबसे जानकारी हमें मिलता है। उस टाइम पे लोगों की जो स्थिति थी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, क्योंकि इन दोनों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। मनोरंजन का मेन साधन क्या था? लोग उस टाइम पे पासा खेलते थे, नृत्य और संगीत वगैरह ये सब जो हुआ करते थे, वाद्य यंत्र वगैरह ये सब जो भी थे, उसके माध्यम से लोग क्या करते थे? अपना मनोरंजन करते थे। इसके साथ हम लोग देखेंगे वहाँ की आर्थिक जीवन कैसी। आर्थिक जीवन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उस टाइम पे पशुपालन थी। क्यों? क्योंकि कृषि में ज्यादा विकास वहां पे नहीं हुआ था और लोगों का मुख्य पेशा जो है पशुपालन ही था। गाय को उस टाइम पे अधन्या माना जाता था, यानी कि उस टाइम पे सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि अगर हम लोग वेद की बात करें तो 176 बार इसकी चर्चा की गई है। इसलिए गाय से क्या होता था, वो लोग मानते थे कि गाय क्या है, जैसे उसी का आज भी अपने समाज में देखते हैं कि गाय को उतना ही महत्व दिया जाता था, क्योंकि गाय के गोबर से लेकर उसके दूध तक में बहुत ज्यादा क्या है ऐसा पवित्र माना जाता है। घोड़े का प्रयोग वो लोग करते थे, जो कि रथ वगैरह जो यूज करते थे युद्ध वगैरह करने के लिए, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रथ यूज करते थे, उसमें घोड़े का प्रयोग किया करते थे। अगर कृषि की बात करें तो कृषि का महत्व उस टाइम पे कम थी, क्योंकि इसके लिए मात्र 14 मंत्र देखे गए हैं वहां पे वेद में, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। उद्योग की बात करें तो उद्योग उस टाइम पे सीमित थी। सीमित इसलिए थी क्योंकि लोगों को बहुत सारी जरूरत की चीजें उस टाइम पे नहीं चाहिए थी, और इसी के कारण उस टाइम पे उद्योग जो भी थे सीमित थे, यानी कि बढ़ई या रथकार यही लोग होते थे, यानी कि उद्योग जो थे उस टाइम पे बृहद नहीं थी। व्यापार की बात करें तो विनिमय द्वारा होता था, एक्सचेंज द्वारा। जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज लेन देन क्या होता था, आपको जो चीज चाहिए होगा या हमें जो चीज चाहिए होगा, एक दूसरे को देकर एक्सचेंज कर लेते थे, तो वही एक्सचेंज व्यवस्था थी। यानी कि व्यापार का जो व्यवस्था था वो केवल आंतरिक व्यापार था, बाहर से दूसरे कबीले में अगर जाने का व्यवस्था है तो जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेश में सब सामान बेचते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुद्रा की व्यवस्था उस टाइम पे नहीं थी। तो दोस्तों ये थी उनके आर्थिक जीवन, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ही एक सभ्यता का निर्माण करता है। अगर धार्मिक जीवन की हम लोग बात करें दोस्तों, तो धार्मिक जीवन बहुत ही सुदृढ़ रहा है। तो उस टाइम पे बहुत सारे देवताओं का वर्णन है वेद में, तो उसमें 3 देवता जो प्रमुख है, देवता की 3 श्रेणी को प्रमुख माना गया है, उस तीनों श्रेणी को देखेंगे। तो एक कहा गया है अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? तो इंद्र थे, मारुत, रुद्र और वायु, आप देख सकते हैं ग्राफ में। जबकि पृथ्वी के देवता की बात करें तो अग्नि सबसे प्रमुख थे, उसके बाद पृथ्वी, सोम, बृहस्पति देख सकते हैं। अगर आकाश के देवता की बात करें हम लोग तो सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु की हम लोग बात कर सकते हैं। यानी कि देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि पृथ्वी की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें और आकाश की बात करें, ये 3 तरह से किया गया था। तो उसमें सबसे प्रमुख हम लोग देख सकते हैं इंद्र को माना जाता था, क्योंकि इनकी चर्चा जो है 250 बार की गई है। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे उस टाइम पे। अग्नि की बात करें तो अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में माना जाता था, जिसकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण की बात करें तो ये वर्षा के देवता थे। सविता की बात करें, जो कि गायत्री मंत्र में सविता देखने को मिलता है,
तो इसका अर्थ होता है चमकता हुआ सूर्य। चमकता हुआ सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सविता बोलते हैं, और गायत्री मंत्र में इसका यूज देखने को मिल जाता है। अगर मित्र शब्द की बात करें तो मित्र शब्द जो है उगता हुआ सूर्य को हम लोग मित्र बोलते हैं। अश्विनी की बात करें, अश्विन, तो ये चिकित्सक देवता उस टाइम पे फेमस थे। अगर हम लोग पुरुषन की बात करें तो पशुओं और औषधि के इनको देवता माना जाता है। सोम की बात करें तो ये वनस्पति के देवता थे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो प्रमुख देवता थे उनको भी कैटेगरी वाइज में बांटा गया है, और वो जो प्रमुख देवता हुआ करते थे उस टाइम पे उनकी विशेषता को दिखाया गया है। तो ये अभी के वीडियो में हमने देखा था पूर्व वैदिक काल, और जो कि काल था 1500 से लेकर 1000 BC तक। अगले वीडियो में हम लोग फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।